इन दिनों जिस तरह से पूरे देश में बुलडोजर एक शब्द चल रहा है, सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, सबसे ज्यादा इस पर बातचीत की जा रही है। खरगोन में रामनवमी के दिन एक जुलूस निकला और उस पर वहां पर पथराव हुआ। एक विशेष जब वहां से निकला तो पथराव हुआ, उससे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उसके बाद में प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत वहां पर कार्रवाई की और उन पर मामला तो दर्ज किया ही, जिनने पत्थर बरसाए थे, साथ ही उनके जो अवैध घर थे उसे तोड़ भी दिया बुलडोजर। लंबे समय तक कर्फ्यू के जद में रहा खरगोन, लोग परेशान होते रहे, लेकिन उसके बाद में अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। अब वहां पर जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। लेकिन कई बार जब कोई बड़ा नेता, आम जनता का नेता कोई बात कहता है तो उसका उसका जो प्रभाव है वो आम जनता पर होता है। प्रभारी मंत्री वहां पर लंबे समय के बाद में खरगोन पहुंचे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। तो क्या कहना चाहा बहरहाल वो जानते, लेकिन इसका मसला, इसका जो सीधा अर्थ पहुंचा आम जनता तक वो ये था कि जिसने भी किया है उसका शासन भी उसके जो है खिलाफ पूरी तरह से है और उस पर काम करने की तैयारी कर रहा है, उस पर बुलडोजर की तैयारी कर रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या नेताओं को इस तरह के बयान देने चाहिए तो उसका क्या प्रभाव होता है। सर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश शर्मा जी, जो प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के। आपका बहुत स्वागत है उमेश जी। हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष जोशी जी, जो इंदौर आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में मौजूद हैं मनोज पवार, जो युवक कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। उमेश जी, शुरुआत आपसे ही कहना चाहूंगा कि खरगोन में जिस तरह से बयान दिया है प्रभारी मंत्री जी ने, उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? उमेश जी, आपकी आवाज शायद मुझ तक नहीं पहुंच रही। आप हेलो। जी जी, बोलिए उमेश। कहीं 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 कोई नेटवर्क की दिक्कत है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल पीयूष जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल। हम पीयूष जी शुरू करेंगे, तब तक उमेश जी एक बार आप देख लीजिए कि आपकी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही, कहीं म्यूट तो नहीं है। उमेश, पीयूष जी, जिस तरह से बयान दिया है प्रभारी मंत्री ने खरगोन में कि पत्थर का जवाब ईंट से हम देंगे, हालांकि होता यह है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? क्या वो कहना चाहते हैं कि प्रशासन नम्रता से काम करेगा, विनम्रता से काम करेगा, देखभाल का काम करेगा, या सीधी कार्रवाई करेगा? देखिए, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड गो ब्लाइंड। यदि हम लोग इस हिसाब से चलते रहेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा और कुछ नहीं तो बाकी सबका जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा, यदि इस तरीके की बातें ही करना है तो भाई संवैधानिक पद पे क्यों बैठे हैं? आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पदों की एक मर्यादा है। संविधान, आपके पास में पूरी कानून व्यवस्था है, प्रशासन आपके साथ है, आपको रिपोर्ट करता है, आपकी सरकार को रिपोर्ट करता है। यदि किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक गतिविधि या कोई भी दंगाई वातावरण कहीं पर भी निर्मित होता है तो आपके पास पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा अमला है, पूरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पूरा एक न्यायिक तंत्र है। आप उन्हें त्वरित न्याय दिलवाएं और उन्हें दंडित करें। पर बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि जब हमारे पास में पिछले 18 साल के दिखाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, जब हम पूरे प्रशासनिक हर मापदंड पर फेल हो चुके हैं, बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। कल का डेटा है कि मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है पूरे देश के अंदर। शिशु मृत्यु दर पे तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि पिछले 18 साल से नंबर 1 चल रहा है नवजात मृत्यु दर में। तो जब ये सारी चीजें प्रदेश की वस्तु स्थिति हो तो भावनाओं को भड़काने का ही काम संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, क्योंकि और कुछ तो दिखाने के लिए है नहीं। तो भावनाएं भड़काई जा सकती हैं तो भड़का रहे हैं, गवर्नेंस पे बात कर नहीं रहे हैं। अभी इस बात को कुछ समय हो चुका है और अभी खरगोन शांत है, जहां तक मेरा विचार है। तो उस समय पे ये बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। शायद ये शांति इनको सुहा नहीं रही है, ये वापस से माहौल को अशांत करने की कोशिश में है, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि अशांति रहेगी
तो ध्रुवीकरण होगा वोटों का, और ध्रुवीकरण होगा वोटों का तो उनकी सरकार बनेगी। ये इनका मूल मंत्र है, और इसी वजह से शायद पिछले 10 दिन की शांति के बावजूद ये बयान संवैधानिक पकड़ दिए बैठे व्यक्ति द्वारा दिया गया है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। जी उमेश जी, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? जी उमेश जी, कहीं शायद आपके नेटवर्क की समस्या है, क्योंकि आपकी आवाज आती है और गायब हो जाती है। मनोज पवार जी, आपको आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। मनोज पंकज जी, जी नमस्ते। इस बयान जी नमस्कार, इस बयान पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। इसका अगर यूं शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो कार्रवाई बहुत सोच समझ के की जाएगी, या कुछ और मायने निकालते हैं? पंकज जी, वे तो ये मायने निकालता हूँ कि एक तो प्रभारी मंत्री जी का जो सरकार द्वारा चयन किया जाता है, वो क्षेत्र को छोड़कर अन्य व्यक्ति को इसलिए भेजा जाता है कि वो न्याय का संज्ञान ले और सही सिलेक्शन करने में अपनी योग्यता को अच्छे ढंग से रखे, किसी की बात पक्ष विपक्ष में एक तरफा निर्णय ना ले। और इसी को देखकर जब प्रभारी मंत्री जी को वहां पहले तो शुरुआत में ही जाना था, फिर भी वो इतने दिन लेट गए, और लेट जाने के बाद जो आज कर्फ्यू में छूट मिल रही है और वापस भाईचारा वहां अमन का कायम हो रहा है, प्रभारी मंत्री जी द्वारा इस प्रकार का जो बयान बोला गया है वो जो गैर निंदनीय है। और ये मंत्रिमंडल के कुछ ही मंत्री ऐसे हैं जो अपनी आचरण संहिता को बार बार उजागर करते हैं, और कमल पटेल जी तो कई बार मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, फिर जुगाड़ कर अंदर आ जाते हैं। तो ये मंत्री कोई मध्य प्रदेश के श्रेष्ठ मंत्री नहीं है जिनको अपन इतनी गंभीरता से ले कि इनका कुछ बोला गया बयान मध्य प्रदेश शासन में कई वक्त भी रखता है। पर इस प्रकार का खरगोन को आग में घी पे डालने का जो बयान कमल पटेल जी ने दिया है वो अशोभनीय है, और ये मर्यादाहीन है। जी लेकिन देखिए, मंत्री तो मंत्री होते हैं। आप जो कह रहे हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि मंत्री हैं तो संवैधानिक पद है और बहुत महत्वपूर्ण पद है प्रदेश का। निश्चित रूप से उनकी बात पर गौर तो किया जाएगा, और जब वो कहेंगे तो उसका असर भी होगा। नहीं तो ये तो उसी प्रकार है ना कि जो व्यक्ति खुद इतने दिन बाद लेट जा रहा है और प्रशासन द्वारा जो वहां पर उपाय किए गए हैं शांति स्थापित कर पुनः खरगोन जिले को अपनी पटरी पर लाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रभारी मंत्री जी को जो भूमिका निभाना चाहिए वो भूमिका वो नहीं निभा पा रहे। इसलिए अपनी खुद की जो लापरवाही है वो किसी पे ढोल देना और इस प्रकार के बयान देकर अपने आप को दूर करना, ये एक न्यायपूर्ण नहीं है। लेकिन अब आपको लगता है खरगोन पटरी पर लौट आया है और प्रशासन ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और अब लोग जो हैं वो अपनी रूटीन काम करना शुरू हो गया। लेकिन ढील जो है कुछ समय के लिए दी गई है, कुछ समय पर पाबंदी, कुछ चीजों पर पाबंदी अभी भी बरकरार है। लेकिन आपको लगता है कि प्रशासन ने वहां पर काम किया है और अब शांति का माहौल है? बिल्कुल। निमाड़ क्षेत्र गर्मी के समय बिल्कुल पूरे देश में चर्चित रहता है। उस दौर में भी लोग अपने आप का संयम बनाकर अपने बच्चे और अपने परिवारों का भरण पालन पोषण इस भरी गर्मी में करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद वो लोग कैसे भी अपना सामंजस्य बनाकर अपना पुराने दिनों को वापस लेना चाहते हैं। पर इस प्रकार के कुछ विघ्न संतोषी आकर वापस अपना मूल दायित्व की सरकार द्वारा और संविधान द्वारा जो दिया गया है उसे नहीं करके वापस उसे पुनः आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को खरगोन के जो निवासी है वो कभी सहन नहीं करते हैं, और खरगोन अपनी पुरानी रीति नीतियों में वापस आएगा, या बिल्कुल ऐसे कई 10 लोग भी आ जाए, खरगोन जिले के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। वो कुछ भी क्या, हमारा भाईचारा अमन बना है, हम 2-4 दिन में आपको बताएंगे कि खरगोन पुनः अपनी रीति नीतियों पर आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि उमेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। उमेश जी बात नहीं, या हमारी आवाज पहुंच पा रही है, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद हम तक। उमेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं उमेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है जी। तकनीकी दिक्कत है। आपका मोबाइल एक बार आप चेक कर लीजिए, या लैपटॉप पर आप हैं तो म्यूट ना हो। वो वीडियो आपका बहुत सही आ रहा है, लेकिन आवाज जो है वो नहीं पहुंच रहा। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, मनोज जी का ये कहना है कि मंत्री हैं और उन एक ऐसे मंत्री हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल किया कि प्रशासन आखिर
सरकार आखिर क्यों जो है तवज्जो देती है, सरकार क्यों बयान देती है। तो उनका बहुत स्पष्ट कहना था कि आम जनता को सरकार नजर आनी चाहिए। शासन तो अपना काम करता ही है, लेकिन आम जनता को सरकार से भी उम्मीद होती है कि वो ऐसे मसलों पर जब कोई अचानक कुछ हुआ हो, उपद्रव हुआ हो, ऐसे में सरकार की तरफ से भी कोई मैसेज आए। ऐसे में ये कहना कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इस लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उसमें क्या गलत है। कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई तो की जानी चाहिए। यदि ये कहा जाता कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा तो ये बड़ी हर्ष की बात होती, पर कहा ये नहीं गया है। कहा जो गया है वो बहुत ही सड़क छाप भाषा में कहा गया है और जिस तरीके से धमकाने के अंदाज में कहा गया है। और ये किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का सरकार दिखनी चाहिए, बात मैं भी मानता हूं, पर सरकार का दायित्व क्या है? सरकार का दायित्व है कि एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और धार्मिक भाईचारा कायम रहे। ये संवैधानिक कर्तव्यों में निहित है सरकार के द्वारा। तो जब ये बातें नहीं होती हैं, जब सरकार ये चीजें नहीं करती है और सरकार बातें उल्टी करती हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात करती है, तो ये बात तो बड़ी अजीब सी है। और इस बात की तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि भाई अब जब शांति का माहौल बन चुका है तब ये बात करने की आवश्यकता क्या है। तब आपको ये कहना चाहिए कि भाई जिन्होंने भी दंगा किया है, जिन्होंने भी हिंसा फैलाई है, उन्हें हम दंडित करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र दंडित करेंगे जिससे शांति की व्यवस्था कायम रहे। तो सरकार भी दिखती, यहाँ सरकार तो दिखती नहीं है, सड़क छाप गुंडागर्दी दिखती है। अभी हमारे जो भाई साहब मनोज जी, उन्होंने कहा कि भाई इनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इनकी एक बात को मैं बड़ी गंभीरता से लेता हूं, जो इन्होंने कहा है कि 2024 तक इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी और एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इनके पास क्या एक्शन प्लान है, या भारतीय जनता पार्टी के पास क्या एक्शन प्लान है कि 2024 तक इस देश से गरीबी समाप्त हो जाएगी और एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा। 2 ही साल बचे हैं, तो इस एक्शन प्लान पे चर्चा की जाए इनसे, जरा इनसे पूछा जाए कि भाई किस तरीके से। चलिए, आप मध्य प्रदेश शासन में जिम्मेदार पद पर है, तो आप मध्य प्रदेश शासन का ही प्लान बता दीजिए। देश का तो मोदी जी बताते नहीं है किसी को। इन बातों पर चर्चा की जाए। ये एक बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण स्टेटमेंट है कि 2024 तक गरीबी चली जाए, ये वाली बातें करें। तो बाकी बयान तो इनके अजीब और गरीब रहते ही हैं और सिर्फ मीडिया में चर्चा पाने के लिए बयान दिए जाते हैं। मीडिया हंग्री है, कैमरा हंग्री है, ये बात बिल्कुल सही है। पर मेरा ये कहना है कि सरकार किस दिशा में जा रही है आप और हम सब लोग देख रहे हैं। चर्चाएं किस दिशा में जा रही है आप और हम सब लोग देख रहे हैं। विकास की बात हो नहीं रही, स्वास्थ्य की बात हो नहीं रही, शिक्षा की बात हो नहीं रही, पानी की बात हो नहीं रही, रोजगार की बात हो नहीं रही, क्योंकि इसके लिए तो कोई मॉडल है ही नहीं ना सरकार के पास में। सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है पिछले 18 साल के अंदर, और आगे के लिए भी इनके पास धार्मिक उन्माद को भड़काने के अलावा और कोई बात बची नहीं है कि भाई हिंदू मुसलमान करो, एक अफीम चटाओ और ये अफीम चाट के जनता एक नशे में रहे और मूलभूत बातों को भूल जाए और हिंदू मुसलमान के चलते वोटिंग करे। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव अभी आने वाले हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं, और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस प्रकार के दंगों का वातावरण पैदा किया जा रहा है। महंगाई काबू में आ नहीं रही, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। तो बातें यही करने के लिए बची हैं, तो यही करेंगे। जिनको जो आता है भाई वही करेगा ना। जो क्रिकेटर है वो क्रिकेट ही खेलेगा, वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। तो इनको धार्मिक उन्माद भड़काना आता है तो ये धार्मिक उन्माद ही भड़काएंगे। और सवाल यही उठता है कि ठीक है, नेता कोई बयानबाजी करते हैं, लेकिन आम जनता, जैसे आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो, मनोज जी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आखिर क्यों आम आदमी प्रभावित हो जाता है? वो क्या कारण है कि आम आदमी जो अपने काम रोजमर्रा में लगा हुआ है, अपने परिवार को पाल रहा है, आखिर क्यों वो इस तरह की चीजों में उलझ जाता है, पत्थरबाजी करता है और उपद्रव करता है? क्या कारण है? आम जनता को कैसे संदेश दिया जाए सही रूप से? मैं आपको एक बहुत अच्छा, एक आपने शायद मूवी देखी होगी, उसका नाम था मुन्ना भाई MBBS, जिसमें सुनील दत्त की जेब काटता है एक जेब कतरा और सुनील दत्त उसको पकड़ लेते हैं और आसपास के लोग उसको मारने के लिए आ जाते हैं। तो सुनील दत्त का बहुत अच्छा डायलॉग है कि कोई बीवी की डांट से परेशान है, कोई गृह कलेश से परेशान है, कोई बढ़ती महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, किसी के घर में बूढ़ा बाप बीमार पड़ा है, और ये सारी समस्याओं से ये दुखी भारत की जनता है और ये पूरी भारत की जनता को बोलो छोड़ दो तुम्हारे ऊपर, ये सारा गुस्सा तेरे ऊपर उतार देंगे। तो भारत की जनता जो है वो इतनी समस्याओं से ग्रसित है, और उनको यदि बताया जाए कि भाई तेरी समस्या का, जनता तेरी समस्या का कारण सरकार का फेल्यूर नहीं है, तेरी समस्या का कारण किसी अमुक धर्म का व्यक्ति है, वो तेरी समस्याओं को पैदा कर रहा है, तो गुस्सा कुदरती तौर पर सरकार से हटकर उस धर्म के प्रति हो जाएगा। चाहे मुसलमान को हिंदू दिखाया जाए, चाहे हिंदू को मुसलमान दिखाया जाए। तो ये जो टेक्निक है ये हिटलर के समय से चली आ रही है। हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी की सारी समस्याओं का कारण बताया था। मिडिल अफ्रीकन कंट्रीज में हम लोग देखते हैं, हुतू और जूली समुदायों के बीच में हम लोग रवांडा देखते हैं कि रवांडा में क्या हुआ था। तो रवांडा में भी उन्होंने बोला था कि भाई जो हुतू समाज है उसकी समस्याओं के लिए ये जो दूसरी ट्राइब है ये जिम्मेदार है, और उस प्रकार से वहां पे एक सिविल वॉर जैसी स्थिति का निर्माण हुआ था।
तो ये जो पूरा प्रोपोगेंडा मशीनरी है, यदि वो करेगी और यदि बताएगी कि भी आपकी समस्याओं की जड़ में सरकार का फेल्यूर नहीं है, सरकार का भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि अमुक समाज की वजह से आपकी या अमुक धर्म की वजह से आपकी समस्या है, तो जनता बरगलाने में आती है। पर लंबे समय तक बरगलाई नहीं जा सकती, ये इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास है। कुछ समय तक के लिए जनता इनकी बातों पर विश्वास जरूर करती है, पर लंबे समय तक भारत की जनता है, एकता प्रिय जनता है, शांति प्रिय जनता है, उसको भड़काया नहीं जा सकता। वो इनके पर्दे के पीछे की राजनीति समझेगी और इनको कड़े से कड़ा जवाब देने वाली है। वो अगले विधानसभा चुनाव में, ये बात आप देखिएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आम जनता समझती है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कुछ फिरका परस्ती या जो कुछ न्यूसेंस वैल्यू के जो लोग होते हैं वो भरे बेकार में आ जाते हैं और पत्थरबाजी जैसी घटना होती है। मनोज जी, आपको लगता है कि जो खरगोन में हुआ वो कुछ लोगों को बाकायदा षड्यंत्र के तहत कब्जे में लिया गया, उन्हें बहकाया गया और उन्होंने पूरी तरह से तैयारी की और तैयारी के बाद में ही पत्थरबाजी की? आपको लगता है कि वाकई इसके पीछे कोई षड्यंत्र था? पंकज जी, ये कोई सुनियोजित साजिश नहीं रहती है। ये जब भी कभी किसी भी व्यक्ति का आपसी में संवाद या हिंसा होती है तो उस जगह का दोष रहता है, और उस जगह पे जब जिसको जो अच्छा लगता है वो करने का प्रयास करता है। तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को जी हाँ, क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो कोई सुनिश्चित नहीं होती है। वहां किसी प्रकार का कोई कारण हुआ था, उसको लेकर इन लोगों में दोनों में आपसी वाद विवाद हुआ, इतना बड़ा हंगामा हो गया। पर परिवार में कई लोग बड़े प्रमुख और मुखिया लोग रहते हैं जिनकी बात हर व्यक्ति मानता है, समझता है। उन लोगों को प्रशासन द्वारा चुनकर उन लोगों तक पहुंचाकर शांति बहाली के पूर्ण प्रयास पूरे कर दिए गए, और प्रशासन के द्वारा जो पहल की जा रही है वो बड़ी शोभनीय और सराहनीय है। पर ये जो जिस प्रकार के लोग, बाहरी लोग जाकर वहां पर वातावरण पुनः बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा तो निवेदन है कि उन्हीं लोगों को और अच्छी जिम्मेदारी शासन स्तर पर दी जाए और शासन उसमें अधिक से अधिक उन्हीं लोगों पर विश्वास कर खरगोन में शांति बहाली के लिए और प्रयास करे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई थी वो कार्रवाई इस तरह के लोगों पर की जानी चाहिए। सरकार ने भी का भी यही कहना है और विपक्ष जरूर उसका विरोध करता नजर आता है, लेकिन लगता है कि बुलडोजर जैसी कार्रवाई। पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बुलडोजर शब्द का आजकल मीनिंग दूसरा निकाल दिया है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर जी को बुलडोजर के नाम से ही जाना जाता था, पर वो किसी के व्यक्तिगत विवाद को ना छोड़ते हुए पूरे शहरों का विकास करते थे, जिसका आज उदाहरण इंदौर पूरे देश में प्रथम आ रहा है। और इसी प्रकार दिल्ली में बुलडोजर चलाकर कॉमन गेल के टाइम जितने भी अतिक्रमण थे शीला दीक्षित जी की सरकार में हटाए गए। किसी का व्यक्तिगत जगह नहीं हटाई गई है। जब शहर के विकास के लिए उस बुलडोजर का चयन किया गया और उस मिशनरी को बनाया गया है, बजाय किसी के व्यक्तिगत लड़ाई के उसका उपयोग करते हुए। तो शहरों के विकास में अगर बुलडोजर चलेगा तो ये प्रदेश और ये जिला तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा, और जब भी किसी व्यक्तिगत के लिए ये बुलडोजर चलेगा तो स्वाभाविक वो नुकसानी पहुंचाएगा। लेकिन बुलडोजर चला, दिल्ली में भी बुलडोजर चला आपकी सरकार होते हुए। पीयूष जी, दिल्ली में जब शुरुआती घटनाक्रम हुए, उपद्रव हुआ जिस दिन से खरगोन में हुआ था, वहां पर बुलडोजर तो चला था, हालांकि बाद में जो है वो कोर्ट ने उस पर बैन कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है फिर शुरू हो सकती है वहां पर? देखिए, मेरा ये कहना है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अमित शाह जी जो है वो दिल्ली की कानून व्यवस्था देखते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी के पास में ना तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और ना ही पुलिस है। तो ये जो भी किया गया है बुलडोजर चलाना, ये बुलडोजर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है, एक टूल हो गया है जिससे ये लोग खेल रहे हैं और अतिक्रमण का बहाना बनाते हैं। और सिर्फ ये अपनी स्ट्रॉन्ग हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस कि हमें पनिश करने की क्षमता है, आपको दंडित करने की क्षमता है और हम आपको कानून से बाहर जाके भी दंडित कर सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए ये लोग सोचते हैं और इसलिए इस प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं। देखिए, ऐसा काम कौन करता है जिसको कानून में भरोसा ना हो? भाई, सड़क पे विवाद कौन सुलझाएगा? यदि मारपीट हो रही है और कोई लट्ठ मार रहा है और हम दोनों लट्ठ मार युद्ध में भिड़ चुके हैं, तो ऐसा कौन करेगा भाई जिसको पुलिस थाने में विश्वास ना हो? यदि पुलिस में विश्वास हो सरकार को, तो सरकार पुलिस का सहायता लेगी ना। सरकार के तो डिस्पोजल में पूरी पुलिस की मशीनरी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं हमेशा बार बार बातें वही करता हूँ घुमा के, कि ये सब क्यों किया जा रहा है। ये सब एक पैटर्न के तहत किया जा रहा है, और ये पैटर्न के तहत मैं मेरे कांग्रेसी मित्रों से इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये सुनियोजित नहीं है।
ये बिल्कुल सुनियोजित हैं। जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में फैलाया गया है, पूरा छोटे छोटे सामुदायिक द्वेष की भावनाएं और घटनाएं जो क्रिएट की गई हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अवस्था तभी होती है जब आपने काम नहीं किया हो। केजरीवाल जी ने जब 2020 का चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उन्होंने बोला था कि यदि मैंने काम किया हो तो वोट देना, और यदि आपको लगता है कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो वोट मत दीजिएगा। तो ये बातें यदि शिवराज सिंह जी में दम है तो आकर कहें। मुझे तो लगता है कि जो मंत्री महोदय हैं उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जी मैं कहना चाहता हूँ, छल कपट से बनी हुई सरकार है ये सरकार किसी की जुगाड़ से बनाई हुई है। ये विकास की बात नहीं करेगी। मनोज जी माफी चाह रहा हूँ, समय कम है, लेकिन जो विषय था वो यही था कि आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों की जानी चाहिए। तो सब इसका परिणाम जो आज बातचीत में सामने आया है वो यही है कि जब सब कुछ सामान्य हो चला था, ऐसे में प्रभारी मंत्री का इस तरह का बयान निश्चित रूप से आग में घी डालने की तरह था। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए ताकि आम जनता शांति के पथ पर आगे बढ़ सके, ना कि नष्टा की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए।